तो स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एज स्टडीज में। मैं जिसे आज आपको पढ़ाने वाला हूँ साइंस का क्लास 10th का। तो दोस्तों क्लास 9th हुई ख़त्म और बहुत ही इंतज़ार के बाद अब क्लास 10th की घड़ी जो है वो आ गई है। एंड कोरोना वायरस तो ऐसा फैल रहा है क्या बताएं भाई, पर फिर भी हमारे क्लास 9th के पेपर हुए और हमने मेहनत करी, पेपर दिया। आई होप मैंने भी आपकी थोड़ी मदद करी होगी। वैसे तो मेरा भी रिजल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आया, 80% ही आए हैं, बट ओके, अगर आपके में से ज़्यादा आए तो मुझे आपसे ज़्यादा खुशी होगी। अगर आपने मतलब कि मैंने थोड़ी सी हेल्प करी हो तो वो सब बातें रखते हैं साइड में। अब हमको करना है क्लास 10th को चालू। दोस्तों पेपर हो या ना हो, इट डजेंट मैटर, हमारा नॉलेज इज मैटर। ओके, तो हमको पेपर हो चाहे ना हो, हमको तो पढ़ना है और क्लास 10th को तो एकदम रट लेना भैया। ऐसे पढ़ना, आप इतने बार पढ़ना कि ये जो चीज़ें आ रही हैं आपकी स्क्रीन में आएंगी जो अभी, वो सब आपको एकदम रट जाए सॉलिड तरीके से। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे और जुड़े रहे एज स्टडीज के साथ। बस अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दो। हाँ तो भूल गया, ओके सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करना, बट सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई, इतनी मेहनत करता हूँ मैं। ठीक है, तो क्लास 10th की पहली वीडियो आने वाली है। मैं कोशिश करूंगा कि सबसे सॉलिड वीडियो बने क्लास 10th की, एंड सारी वीडियो सॉलिड बने। मैं ऐसा ट्राई कर रहा हूँ, जो 9th में गलती हुई वो 10th में मैं रिकवर करने की कोशिश करूंगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, आप क्लास 10th को चालू ही कर देते हैं। तो जो क्लास 10th में हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो बायोलॉजी का चैप्टर होने वाला है। अब आप पूछ रहे हो कि हमने चैप्टर 1 केमिस्ट्री का क्यों नहीं चालू किया। तो दोस्तों बेसिकली ये है कि बायोलॉजी जो है ना वो बहुत ही मस्त सब्जेक्ट है। इसमें आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। और अभी हमारी स्टार्टिंग भाई चिल चिल चिल, जो आसान रहेगा वो हम पहले पढ़ेंगे, बाकी सब पढ़ेंगे, कवर सब कुछ करेंगे। पेपर से पहले कवर करना, 9th में थोड़ा बिगड़ गया था, 10th के पहले मैं सब अक्टूबर से पहले या फिर उससे थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि सब कवर ववर हो जाए। तो चलो दोस्तों चालू करते हैं हम चैप्टर 6 बायोलॉजी का, जो चैप्टर 1 है, और पूरी साइंस में माने तो चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस दोस्तों बहुत ही मजेदार और बहुत औसम चैप्टर है। ये लगभग 4 वीडियोस में हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर्स की तो अलग बात है, बाकी बहुत ही मस्त चैप्टर है, एक नंबर। ओके, तो चालू करते हैं दोस्तों। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एज स्टडीज में। तो दोस्तों लाइफ प्रोसेसेस की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में, और मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूं वो ये है कि क्या दोस्तों आप कैसे किसी को आइडेंटिफाई करोगे कि वो जिंदा है या मरा। बताओ बताओ, ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है, इसी पे चैप्टर भी बेस्ड है। तो भाई हम तो सीधे कह देंगे यार जॉन जिंदा रहता है, उसका पेट जो है ना सांस लेते वक्त हिलता रहता है। ओके, और वो हिलता रहता है, उसकी आंखें जो झपझपाती रहती हैं, और हम भाई पहचान जाते हैं यार कि वो जिंदा है। वो खाता है, पीता है, घूमता है, और बीमार है तो भी वो ब्रीथ एकदम सांस तो लेता है भैया, रेस्पिरेशन तो करता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो तो करता है। तो उससे हम कह सकते हो कि वो जिंदा है। पर भाई कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं जो कि कोई भी ऐसा फालतू का मतलब कि ये मूवमेंट और ब्रीथिंग शो नहीं करते, पर वो भी जिंदा होते हैं। जैसे कि प्लांट्स भी आप ले लो, तो प्लांट्स में भी कैसा होता है भाई, प्लांट्स को हम कैसे पहचानेंगे कि वो जिंदा है। तो भैया वो तो हरा भरा रहे तो जिंदा है, और सूखे भूखे ना तो वो जिंदा है, अगर सूख गया तो वो मर गया, ऐसा सिस्टम है ना। और जो माइक्रोब्स होते हैं जो कि शो नहीं करते हैं, तो उनमें भी क्या रहता है कि उनमें भी हम मतलब कि पता कर लेते हैं बाय द मूवमेंट, और जो सच मूवमेंट से कि वो चल रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, तो उससे हमको पता चल जाया करता है। तो आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे ऐसा सब ये क्यों होता है, तो ये सब भी हम आगे पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। और हमें खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है फ्रेंड्स, वाई डू वी नीड फूड। तो भैया इसका तो सिंपल सा आंसर है, फूड फॉर एनर्जी। फूड की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें एनर्जी गेन करनी है, एनर्जी गेन करनी है, एनर्जी गेन करनी है। एनर्जी क्यों गेन करनी है, क्यों गेन करनी है मैं, एनर्जी इसलिए गेन करनी है क्योंकि हमको अपने बॉडी पार्ट्स को मेंटेन रखना है, अपनी सेल्स को मेंटेन रखना है, इसलिए हमको एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे मिलेगी, फूड से मिलेगी। सिंपल फंडा है, नो डाउट नो क्लियर, मतलब सिंपल फंडा भाई। चलो तो चालू करते हैं फ्रेंड्स लाइफ प्रोसेसेस का पहला टॉपिक, जो कि है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है, क्या 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 क्या, आई डोंट नो, आई नो। ओके, तो व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस आपके स्क्रीन में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही फाड़ू है। तो चलो भैया बल्ले बल्ले करके हम लोग सीख लेते हैं ये सब कुछ लाइफ प्रोसेसेस जो भी है, फलाना ढिकाना। ओके, तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जो कि हमको मदद करें हमारी बॉडी को मेंटेन रखने में, जिंदा रखने में, इन्हीं सबको जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। जैसे ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, खाना खाना, घूमना। तो और आजकल के लिए लाइफ प्रोसेसेस में ये ऐड नहीं है, बट मैं बताऊं तो मोबाइल इज लाइफ प्रोसेस, उसके बिना तो जिंदगी ही नहीं है, ऐसा बन गया। ऐसा कुछ है नहीं भाई, है ना, ना ये बुक में लिखा, मैं तो खुद मजाक कर रहा हूँ। ठीक है,
तो चलिए अब जो बुक में लिखा वो देख लेते हैं। तो डेफिनेशन जो आ रही है वही मैंने बता दी हिंदी में, कि ऐसी कोई चीज है जो कि हमारी बॉडी को मेंटेन रखे और उसके बिना हमारा काम ना चल पाए, उसी को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में हम बात कर लें तो द प्रोसेस which maintain body functions and necessary for survival are called life processes। कैसी प्रोसेस? the process which maintain body functions, ऐसी प्रोसेस जो कि बॉडी फंक्शन को मेंटेन करें एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, नेसेसरी हो, जरूरी हो सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, उन्हीं सारी प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं भैया? लाइफ। इससे इजी तो भाई नहीं हो सकता। ओके, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब इसको हम एक और तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑल द प्रोसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म टास्क टू मेंटेन द बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ऐसी सारी प्रोसेसेस जो कि टुगेदर मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखें, एक ह्यूमन बॉडी को जिंदा रखें या फिर किसी भी चीज को जिंदा रखें, ठीक है, और ऐसा कोई टास्क परफॉर्म करें, एकदम टास्क परफॉर्म करें जिससे हमारी बॉडी जो है वो मेंटेन रहे, अच्छे से खाती पीती रहे, बढ़िया स्वस्थ रहे, तो उन्हीं सबको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। अब दो डेफिनेशन दे दी, जो पसंद आए वो कर दो। पहली वाली ज्यादा इजी, द प्रोसेस व्हिच मेंटेन द बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अब जो आपको अपना अपना दिमाग है भाई, जैसा याद करना हो वैसा याद करो, इतना ही ऐसे लाइफ प्रोसेसेस में। अब भैया लाइफ प्रोसेसेस कितने प्रकार की होती हैं, ये सारी चीजें भी जान ले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो भाई लोग। ओके, तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन में आ गए होंगे एग्जाम्पल्स, जैसे कि कौन सी हमारे लिए ऐसी लाइफ प्रोसेस है जो कि बिल्कुल फाड़ू है, बहुत जरूरी है, उनके बिना काम नहीं चल सकता। ऐसी कौन सी चीजें हैं? तो भैया 4 प्रकार की हैं, है ना। मोबाइल को ऐड नहीं किया है मैंने क्योंकि बुक में नहीं दिया, बट मोबाइल को भी अब आप ऐड कर लो, ऐसा मत करना, है ना, बट मैं बता रहा हूँ फॉर जोकिंग। ओके, जोकिंग। तो दोस्तों एग्जांपल्स जो है वो पहला है न्यूट्रिशन मतलब कि खाना। मैंने आपको ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया है कि जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। न्यूट्रिशन को आप लिख सकते हैं फूड, खाना, फूड को लेना, और कोई भी न्यूट्रिशन लेना, वो किस में आएगा? न्यूट्रिशन में। मतलब कि खाना अपनी बॉडी को कुछ प्रोवाइड करना। ओके, वो किस में आएगा? न्यूट्रिशन में, जिसके बिना काम नहीं चल सकता। भूखे रहोगे तो फिर बस भाई खल्लास से हम रात जल्दी ही आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर रेस्पिरेशन, सांस लेना, ऑक्सीजन लेना, मैंने ऑक्सीजन जैसा लिख दिया। ओके, सांस लेना मतलब कि रेस्पिरेशन, उसके बिना तो सब भैया 5 मिनट सांस रोकोगे तो ऐसी तैसी हो जाएगी। कुछ लोग रोक लेते हैं, वो सब रेयर केसेस हैं, है ना, वो सब तो भगवान ने बनाई है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, भैया यहीं खाना खाए यहीं रहेगा तो क्या होगा, या मुंह में भर जाएगा तो कपोचा जैसे हो जाएगा मुंह, उससे कुछ मतलब नहीं। पूरी बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए ना, पूरे ऑर्गन्स में, वो पूरे सेल्स में वो जाना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट करना फूड को, और फिर फूड बस को नहीं, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, कोई भी जरूरत की चीजों को ट्रांसपोर्ट करना है, फिर वेस्ट को निकालना, तो वो भी एक ट्रांसपोर्टेशन में ही आएगा ना। तो वो सारी चीजें किस में आएगी? ट्रांसपोर्टेशन में, उसके बिना भी नहीं चल सकता। उसके बाद आता है एक्सक्रीशन। ओके, हंसी नहीं। ओके, एक्सक्रीशन, जो खाया उसके बाद जो बाथरूम में जाके सब खाली कर देते हो ना, वो आता है एक्सक्रीशन में। उसके बिना तो सब भकास भाई, पूरे बॉडी में कचरा भर जाएगा ना, तो फिर बस ज्यादा दिनों की जिंदगी नहीं बचती। तो एक्सक्रीशन जैसे कि टॉयलेट, पॉटी, जो सब भी आप करते हो भैया, तो वो सब आता है एक्सक्रीशन में। वेस्ट निकाला अपनी बॉडी से, उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। बिल्कुल मजाक नहीं करना है। ओके, तो ये 4 चीजें हैं जिनको आपको डिटेल में पढ़ना। बस चैप्टर खत्म, ये 4 चीजें डिटेल में पढ़ी, ओह ज्यादा ही जो उसमें आगे पूरी स्क्रीन हिल गई है ना। तो ये 4 चीजें बस पढ़ी और बस हमारा कल्याण, पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं फिर। तो दोस्तों न्यूट्रिशन क्या है? व्हाट इज न्यूट्रिशन क्या है? तो ये तो भाई बहुत सिंपल है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें हम फूड से न्यूट्रिएंट्स ले लें, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इतना आसान। अब कौन से कैसे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं भैया? तो वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट। कहते हैं ना भैया आप ये खाना चालू करो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है तो वो जो है वो रिकवर हो जाए। तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, एंड फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, कमेंट्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मुझे भी पता चले भाई कौन सी चीज विटामिन हम लोग डेली लेते हैं। ठीक है, तो ये तो जो मुझे पता थे वो मैंने लिख दिए। तो ये कुछ न्यूट्रिशंस के बारे में डेफिनेशन है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी हम न्यूट्रिशंस की पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन, न्यूट्रिशंस इन प्लांट। अब ऐसे भी हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे। तो चलिए आगे पेज में चलते हैं।
तो दोस्तों कुछ टाइप्स भी हम देख लेते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसे हम कहें, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हम कुछ देख लेते हैं कि कौन कौन से मोड है न्यूट्रिशन के। भैया कौन कौन से मोड है न्यूट्रिशन के, तो दो ही मोड है जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, दो मतलब चार नहीं, दो है ना। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बहुत ही आसान है, दोनों के दोनों एकदम फाड़ू है, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी है बिल्कुल, अभी आगे क्वेश्चन आंसर्स के साथ क्लासिफिकेशन भी इसका आता है, बहुत आसान है। ओके, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब जनरली आप समझ सकते हैं प्लांट्स, और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जनरली आप समझ सकते हैं एनिमल्स, ह्यूमंस। ओके, बिल्कुल इतना आसान से बता दिया। अब थोड़ी सी डिटेल में जाते, 10th क्लास में आ गए भैया लोग, इसलिए नंबर कम आए मेरे, डिटेल में नहीं जाते हैं अब, इस बार तो फाड़ना है भैया, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि हो गया वाटर, CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इट इज अ प्रोसेस, देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना खाना जो है ना वो खुद बनाते हैं, प्रोड्यूस देयर फूड बाय सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जैसे कि वाटर हो गया जो मिल जाता है आसानी से, CO2 हो गया जो मिल जाता है, मतलब सिंपल है इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनसे जो बना लेते हैं वो खाना कैसे बना लेते हैं? इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इससे आसान तो भैया, ओके तो इतना आसान है, ये आप याद कर लीजिए। ये कौन करता है भैया? प्लांट्स करता है। हम बना सकते क्या CO2 लेंगे और सनलाइट की मदद से? नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, नो नो नो, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के पास ये टैलेंट है कि वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि वाटर और CO2 और सनलाइट की प्रेजेंस से जो है वो बना लेते हैं भैया अपना खाना ना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, जैसे कि हो गया प्लांट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, ठीक है, अगले पेज में चलते हैं। अब भाई दिमाग में ये भी तो आता होगा कि हम दिन भर प्लांट को देखते हैं, वो तो हिलता भी नहीं है टस के मस, और वो खाना कैसे बना लेता है यार, और क्या बनाता है, मतलब कि रोटी दाल चूरमा? तो भैया रोटी दाल चूरमा नहीं बनाता है वो, मैंने भी नहीं देखा भैया, मैंने खाना ना तो उनको खाया नहीं, बट कैसे बनाते हैं ये हमें पता है, फोटोसिंथेसिस से। मतलब अब फोटोसिंथेसिस तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर ये वाली फोटोसिंथेसिस है वही भाई, बस थोड़ी सी लैंग्वेज जो है ना बहुत आसान है बेटा, है तो मैंने बहुत आसान करने की कोशिश करी है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है भैया? द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स, सिर्फ और सिर्फ द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं कन्वर्ट्स सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल टू, जैसे कि सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा हो गया? H2 हो गया, CO2 हो गया, इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल जैसे कि C6H12O6। ये याद कर लो, पूरी चैप्टर में ये आएगा, C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। ओके, बहुत ही आसान है C6H12O6, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, क्या भैया? ऐसी कोई प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो सिंपल एंड ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि CO2 H2O को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में चेंज कर देते हैं, जैसे कि C6H12O6 जो कि होता है ग्लूकोज, तो वो लोग ग्लूकोज खाते हैं। ओके, उसमें चेंज कर देते हैं, किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, उस सनलाइट के प्रेजेंस में वो अपना खाना बना लेते हैं। तो इतनी सी छोटी सी प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि H2O और CO2, मेरे को बिल्कुल मैंने रट डाला भैया, इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड, दूर दूर तक बात जानी चाहिए, फोटोसिंथेसिस। गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब। अब फोटोसिंथेसिस के आगे क्या, थोड़ा सा भी अब इवेंट भी देखेंगे और भी थोड़ी चीजें देख लेते हैं, तो चलते हैं अगले पेज में। अब दोस्तों ये जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊं। ये केमिकल इक्वेशन बहुत बार पूछी जाती है, फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ नहीं लिखना आपको, सीधे आप याद कर लो 6CO2 प्लस 12H2O, 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से बनाते हैं C6H12O6, मतलब कि ग्लूकोज, प्लस 6O2 प्लस 6H2O, 6O2 प्लस 6H2O। तो इतना आसान है दोस्तों, बिल्कुल ये केमिकल इक्वेशन आप याद रख लो। तो इसमें केमिकल इक्वेशन में मैंने अलग से पेज दे दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद कर लो। अब हम कुछ इवेंट्स देख लेते हैं कैसे फोटोसिंथेसिस होती है, तो इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस भी आप देख लेते हैं अगले पेज में, ठीक है। तो अब इवेंट्स अगर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कौन कौन से इवेंट्स होते हैं वो भी अब हम पता कर लेते हैं, बिल्कुल सब खल्लास करना अपन को। ओके, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए, बता रहा हूँ आपको, जो भी छोटे कमेंट में लिखना तुरंत आंसर, ठीक है। तो अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है अभी तो देखा, हाँ, तो अब क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो और देख लेते हैं, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल,
अभी मैंने बताया आपको, क्लोरोफिल जो होती है वो एब्जॉर्ब करती है लाइट को। क्लोरोफिल किसके अंदर होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होता है? एपिडर्मिस के अंदर होता है। एपिडर्मिस किसके पास होता है? तो क्यूटल के नीचे होता है। क्यूटल किस में होता है? जो प्लांट की लीव्स होती है उसके एकदम टॉप में। घबराओ नहीं भाई, आसान है, ठीक है, इतना आसान है। ओके, अब उसके बाद क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? एब्जॉर्ब कर लेती है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी जो सनलाइट है ना, लाइट एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करता है? वो एब्जॉर्ब करती है हमारी क्लोरोफिल बहन, ठीक है। अब भाइयों बहन मेरे को नहीं पता, क्लोरोफिल, ठीक है। उसके बाद लाइट एनर्जी का क्या करेंगे? अचार डालेंगे? नहीं, अचार नहीं डालेंगे, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो अब दूसरी प्रोसेस क्या होती है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ओके। एंड फिर क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जो वाटर पानी देते हो ना, पानी के बिना कुछ नहीं चलता, तो वाटर जो देते हो आप, तो उन वाटर मॉलिक्यूल्स को इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में वो कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। आवाज चेंज होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब थर्ड प्रोसेस उसके बाद क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, घटाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, ओके। अब रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। अब बढ़िया खाना बन गया, बढ़िया डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना पे लो, ठीक है। तो प्लांट्स का भी खाना बन गया। ये 3 प्रोसेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस का साथ आपको ये भी लिखना पड़ेगा अगर ज़्यादा नंबर का है, ओके। बाकी बहुत फाड़ू है, बहुत आसान है, आप बढ़िया से याद कर लो। अब चलते हम अपने अगले पेज पे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि भैया क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, तो थोड़ी सा उसके बारे में ऐसे छोटू सा, उसको बुरा ना लगे तो जान लेते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है भैया? देयर आर दी स्मॉल ऑर्गेनेलीज, there are the small organelles found in the plant cells. वही हो क्लोरोप्लास्ट। there are the small organelles found in plant cells. it contains chlorophyll. It contains chlorophyll which absorbs sunlight for photosynthesis. परिणाम को क्लोरोफिल है, बट क्लोरोप्लास्ट भी आ गया क्योंकि उसके पापा हैं वो, ठीक है। पापा नहीं भैया, उसके अंदर वो होता है, तो भाई कह लो, ठीक है। देयर आर दी स्मॉल ऑर्गेनेलीज फाउंड इन प्लांट सेल्स। छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज होते हैं प्लांट सेल में, जिनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और वो किसको कंटेन करते हैं? वो क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सनलाइट नहीं मिलेगी तो नो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने थोड़ी जान लिया, और हमने ऑटोट्रॉपिक के बारे में सब कुछ डिटेल में बहुत अच्छे से जान लिया दोस्तों, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने हेटेरोट्रॉपिक में। वो बहुत आसान है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो बहुत आसान है, ठीक है। मजाक चलते रहेगा, पार्टी ऑल नाइट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में अगली स्क्रीन में। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस क्या है मेरे भाई लोग? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है। दिस ऑर्गेनिज्म, हेटेरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशंस होते हैं ये अपन लोग हैं भैया, अपन लोग जो आलसी आदमी जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। पर मेरे को समझ में नहीं आया, हमारी मम्मी खाना बनाती है पर वो सब्जी जो आती है वो बाहर से आती है, किसान उगाता है, किसान नहीं उगाता है, वो भी पेड़ से, जो भी हो भाई, ठीक है। पर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होते हैं ना वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो दीज ऑर्गेनिज्म, पूरी स्क्रीन, these organisms depend upon other organisms for food for to survive. These organism जो होते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पर सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो दीज ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं खाना खिलाने पर, और जिंदा रह भी खिलाना है वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एग्जाम्पल तो अपन आलसी भाई, ह्यूमंस, जानवर आ रहे, गैया आ रहे, अपन ही तो उनको खाना खिलाते हैं, कुत्ता आ रहे अपन ही तो खाना खिलाते हैं ना। तो वो सब कौन है भैया? वो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 प्रकार के होते हैं। ये नाम मेरे को अजीब लगते हैं, बहुत मस्त है भैया, कुछ नहीं है। सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब इन तीनों के बारे में पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। बढ़िया चाय पियो, पढ़ते जाओ। सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशंस, पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस, होलोजोइक न्यूट्रिशंस। अगली स्क्रीन में चलते हैं, इनको थोड़ा सा डिफाइन करके बढ़िया से इनको पढ़ लेते हैं। तो चलिए दूसरी स्क्रीन में। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाए तो उसमें मेरी गलती नहीं, क्योंकि हम जो है ऐसे मतलब कवर कर रहे हैं कि न्यूट्रिशंस पढ़ा दूंगा, रेस्पिरेशन पढ़ा दूंगा, फिर मतलब न्यूट्रिशंस, रेस्पिरेशन, उसके बाद एक वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन, फिर एक वीडियो में एक्सक्रीशन। इसलिए पूरा न्यूट्रिशंस थोड़ा बड़ा तो उसमें टाइम लगेगा, बाकी में ज़्यादा नहीं लगेगा। तो न्यूट्रिशंस का अब जो हमें पढ़ना है, सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान, बहुत ही लॉलीपॉप है, ठीक है। तो सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन क्या होता है? तो सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन जो होते हैं वो कुछ नहीं होते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो जो
ऐसा कोई मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी और से मतलब फूड तो प्राप्त करेगा। देखो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो खुद से बनाएगा नहीं, किसी और से पाएगा, पर किसी डेड बॉडी से। जैसे कोई मर जाता ना तो उसमें बैक्टीरिया लग जाते। गाय में आप देखते हो कि रोड में गाय कुत्ते जो मरे डले रहते तो कुछ दिन में वो सब गायब हो जाते, पता नहीं कैसे, तो उनको जो बैक्टीरिया खा लेते हैं। तो बैक्टीरिया और फंगाई जो होते हैं वो डेड वाले जो ह्यूमंस को खाते हैं और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। उनको सबको हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स न्यूट्रिशंस में लेते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया और फंगाई को सेप्रोफाइट्स न्यूट्रिशंस में लेते हैं। उम्मीद करता हूँ एकदम क्लियर हो गया हो। ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म का मेथड जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हो वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना प्राप्त करता हो, ठीक है। उसके बाद पैरासाइटिक न्यूट्रिशन आता है जो कि बहुत ही आसान है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन तो हम डेली ऑब्जर्व करते हैं। अभी तो भाई साहब इतना ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं क्या बताऊं। पता क्या है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। ऐसा कोई मेथड जिसमें हम खाना तो लेते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से पर उसको मारते नहीं है जान से। नो 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 नो, मारते नहीं। अब सोचो एग्जाम्पल में मत देखो भाई, मच्छर मॉस्किटो, ओके मॉस्किटो काटता है पर मारता तो नहीं है, पर मार देते हैं। आजकल डेंगू वेंगू हो रहा है तो फिर भी भैया मारता नहीं है, खून लेकर चला जाता है। और जैसे टेपवर्म लंबा लंबा से एकदम रहता है, छी बहुत गंदा लगता है मेरे को। तो मैंने फोटो देखी थी गूगल में, आप भी चेक करना, ओके चेक करा करो भाई। मॉस्किटो तो पता भाई मच्छर, पर टेपवर्म मुझे भी नहीं पता, तो फिर देखा तो पता नहीं कैसा लंबा लंबा सा, ओके। उसके बाद होलोजोइक न्यूट्रिशन आता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन तो इतना आसान है कि आप तो दिन में उसको 4 बार करते होगे, पता, हंसना मत, ओके। बट होलोजोइक न्यूट्रिशन बहुत ही बकवास है। पता क्या है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशंस। देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, ये है कि ऐसा कोई मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें हम क्या करें, इंजेक्शन करें मतलब कि खाएं, इंजेक्शन करें मतलब कि खाएं, ठीक है। डाइजेशन करें मतलब कि पचाएं, डाइजेशन मतलब कि पचाएं। एब्जॉर्प्शन करें, एब्जॉर्प्शन मतलब कि एब्जॉर्ब कराएं बॉडी को, एब्जॉर्ब कराएं बॉडी को, एब्जॉर्ब कराएं बॉडी को, ठीक है। खाया, पचाया, एब्जॉर्ब कराया, फिर एंड एसिमिलेशन, बाथरूम में जाके सब नदियां में बहा दिया, ओके। मतलब कि खाया, पचाया, एब्जॉर्ब कराया और सब बहा दिया, मतलब कि एक्सक्रीशन भी कह सकते हैं। तो एसिमिलेशन, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन जो भी करें, खाया, पचाया, एब्जॉर्ब कराया और फिर, ठीक है ना, कर दिया। उसके इसको जो हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशंस। होलोजोइक न्यूट्रिशंस जिसके एग्जांपल है, हम इंसान, गर्व से कह रहा हूँ, एनिमल्स भी, ओके। तो कोरोना नहीं है भाई, एकदम से आ गई, हाँ। तो एग्जांपल एनिमल्स और ह्यूमंस, ओके। आजकल तो खांसने में बड़ा डर लगता है, साला बुखार उखार हो जाए तो कांप जाते भलाई। पहले होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब तो क्या। अब न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स तो देख लिया है, अब न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बींग्स भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सिर दर्द करने लगा, अरे भाई चलता है यार। तो देखो न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बींग्स क्या होता है यार न्यूट्रिशन से ह्यूमन बींग्स कैसे, आप कैसे खाते हो, पहले तो माउथ के अंदर डालते हो, मुंह के अंदर डाल लिया, फिर क्या किया अपन ने, मतलब मुंह किस लिए है, खाने को अंदर लेने के लिए, इनटेक फूड, ठीक है। फिर क्या करते हैं, दांत से चबा लेते हैं, है ना। तो फिर दांत से क्या किया, चबाया, ब्रेक डाउन किया, इसके टुकड़े टुकड़े में साले को पीस डाला, तो ब्रेक डाउन दी फूड, ठीक है। उसके बाद क्या किया, टंग से हमको क्या होगा, जीभ से क्या हो जाता है, हो गई, जीभ से क्या हो जाता है, टेस्ट करते भैया, मम्मी नमक नहीं डाला, शक्कर नहीं डाली, ये नहीं डाला, फलाने नहीं डाला, चल खा ले शांति से। तो टंग हमें बताती है ना। उसके बाद उसको ऐसे पलटाते भी ना, तो ऐसे जब रोल करते हैं ना, तो वो भी क्या करती है, टंग ही करती है। तो रोलिंग ऑफ फूड, ठीक है। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स, ये 3 तो ठीक था। सलाइवरी ग्लैंड्स, अरे भैया बहुत आसान है। सलाइवरी ग्लैंड्स देखो क्या करती, प्रोड्यूस सलाइवा। सलाइवा क्या होता है, लार, थूक, जो भी आपका है, ओके। अब भैया मजाक मत किया करो, है ना। तो प्रोड्यूस सलाइवा, जो पानी आ जाता है ना मुंह में, कोई भी टेस्टी डिश, फुल्की, कोरोना वायरस में पॉसिबल नहीं है, मत खाओ, पिज्जा नहीं है पॉसिबल, ओके। तो प्रोड्यूस सलाइवा, सलाइवा प्रोड्यूस करती है, मतलब कि पानी, वही पानी समझ लो, ठीक है। सलाइवा कंटेन एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया जैसे, है ना। तो सलाइवा कंटेन एंजाइम्स, एंजाइम्स
कौन से वाली? सलाइवरी एमिलेज, बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल याद रखना। प्रोड्यूस सलाइवा, सलाइवा कंटेन एंजाइम्स, सलाइवरी एमिलेज दैट ब्रेक डाउन दी स्टार्च, स्टार्च मतलब कि फूड, स्टार्च मतलब कि फूड, दैट ब्रेक डाउन दी स्टार्च टू सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर। स्टार्च को, फूड को सिंपल शुगर में चेंज कर देती है, ग्लूकोज जैसे, ठीक है, तो सिंपल शुगर में चेंज कर देती है। अब और कुछ भी जानते हैं हम न्यूट्रिशन से ह्यूमन बींग्स के बारे में। अब काम आता है हमारी फूड पाइप का। ये यहाँ से खाना खाए, फिर ये यहाँ से लंबी फूड पाइप है जो डली रहती है, जहाँ से खाना अंदर जाता है, उसी को हम अंग्रेजी में नहीं कहें, थोड़ी बड़ी लेवल में कहें तो ईसोफेगस कहते हैं उखा, ठीक है, क्या कहते हैं? ईसोफेगस कहते हैं, ईसोफेगस है ना, भाषा सुधारो भाई लोग, ईसोफेगस, ओके, तो उसे ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस क्या होता है? ईसोफेगस फूड पाइप होता है, ठीक है। अब ईसोफेगस क्या करता है भैया? बड़ा आसान है यार, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ, जो नीचे पे खाना आ जाता है, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ, उस माउथ से वो जो खाना आ जाता है उसको स्टोमक तक ले जाता है, स्टोमच बोल रहा हूँ, स्टोमक तक ले जाता है। कैसे ले जाता है भैया? कहीं कुछ वैक्यूम क्लीनर लगा? नहीं, बाय पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट, पेरिस्टिलेसिक मूवमेंट, ठीक है, प्रोनाउंस ऐसे ही होता होगा है ना, पेरिस्टिलेसिक मूवमेंट। अब ये तो नहीं पता, मैं बताऊं, जैसे ये सटक है ना, इसी को आप समझ लीजिए ईसोफेगस, ये जो सटक टाइप की है। तो यहाँ से जैसे खाना आया, ये खाना आया, फिर इसको क्या करते हैं? खाने को ऐसे ऊपर से दबाते हैं, मतलब ईसोफेगस की मदद से, और नीचे से एक्सटेंड करते जाते हैं, ऐसे ऐसे दबाते जाते हैं, नीचे से एक्सटेंड करते जाते हैं। तो इसी को हम पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट कहते हैं, ऊपर से फैलाकर खाना लाना, फिर दबाते जाना, तो इसको हम कहते हैं। भाई ये भी यार बहुत मैसेज ऐसे बहुत परेशान करता है ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमच बाय पेरिस्टिलेसिक मूवमेंट, ओके, तो ये बड़ा आसान है ईसोफेगस का काम। उसके बाद आता है स्टोमक का। स्टोमक में लेके, अब स्टोमक का कार्य भैया, स्टोमक क्या करती है? स्टोमक इज अ लार्ज ऑर्गन, तो स्टोमक इज अ लार्ज ऑर्गन, इट एक्सपेंड व्हेन फूड एंटर्स इन इट। स्टोमक जो है वो एक लार्ज ऑर्गन है जो कि एक्सपेंड हो जाती है जब फूड उसके अंदर आ जाता है। स्टोमक इज अ लार्ज ऑर्गन, इट एक्सपेंड व्हेन फूड एंटर्स इन इट, जब वो फूड आता है तो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, ठीक है। अब स्टोमक के ही अंदर होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है? बताता हूँ। इट रिलीज गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो एक गैस्ट्रिक जूस नामक जूस रिलीज करती है। अब गैस्ट्रिक जूस क्या होता है भैया? गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड पैप्सिन एंड म्यूकस। जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड में, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं। और गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस कंटेन करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पैप्सिन एंड म्यूकस। इन तीनों का ही बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में, तो उसको भी हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब HCl, पैप्सिन और म्यूकस आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। तो HCl क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? लिख लो भैया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, आप 10th में आ गए हैं, पर HCl को आप लिख लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये क्या करता है? एसिड है भाई, अलग ही समझ में आ रहा है। मेक्स मीडियम एसिडिक, मीडियम जो है उसको एसिडिक बनाता है, और किल दी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ फूड, जो फूड में हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको भी मार देता है, ठीक है। उसके बाद पैप्सिन क्या करती है? पैप्सिन क्या करती है? ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो जो प्रोटीन होता है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है, ठीक है। अब म्यूकस क्या करता है? म्यूकस क्या नाम है भाई। म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच, जो लाइनिंग होती है ना इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच की, उसको क्या करता है? म्यूकस जो है ना प्रोटेक्ट करता है, और कुछ नहीं करता। अब स्टोमच में तो खाना है, इन सब की हमने पढ़ ली। अब स्टोमच से कहाँ जाता है खाना? तो स्टोमच से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टोमच से कहाँ खाना जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है ये हम देख लेते हैं आगे, ओके। तो चलिए आप अगली स्क्रीन में चलते हैं। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी स्क्रीन में जो है ना वो आ रही होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? बहुत ही आसान है। इट इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। सिंपल एक शब्द में नहीं, एक सेंटेंस में मैं बोलूं तो क्या भैया वो? इट इज दिस साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। एक ऐसी साइट है जहां पास पूरा डाइजेशन जो है वो हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद थोड़ी सा लीवर का भी काम आता है। लीवर क्या करता है? इट प्रोड्यूस बाइल जूस, बाय जूस नहीं, वो तो रद्दी नहीं भैया, सब अच्छे हैं ना। तो इट प्रोड्यूस, पर पैसे लेता भाई, मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन विथ अपनी उम्र के लड़के के साथ, इट्स बिग थिंग, ओके। अब इट प्रोटेक्ट बाइल जूस, बाइल, ठीक है, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट,
ठीक है। तो लीवर क्या करता है, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट को जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब बाइल जूस और बाइल सॉल्ट क्या है, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट क्या है, ऐसे हो रहा है ना। तो बाइल जूस क्या करता है, बेसिकली इट मेक्स द फूड अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब कि फूड को जो है ना वो अच्छे से रखा रहता है, फुलाए सकते हैं, आप समझ सकते हैं ना। इट मेक्स द फूड अल्कलाइन। अल्कलाइन कितना मस्त शब्द है ना। तो बाइल जूस क्या करता है, इट मेक्स द फूड अल्कलाइन। और बाइल सॉल्ट क्या करता है, ब्रेक द लार्ज फैट, जो लार्ज बड़ा बड़ा फैट होता है ना, लार्ज फैट ग्लोबल्स को, ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोबल्स, मतलब कि उनको तोड़ देता है। दिस इज कॉल्ड इम्यूसिफिकेशन। इसको हम क्या कहते हैं, इम्यूसिफिकेशन। ब्रेक द लार्ज फैट्स ग्लोबल्स, दिस इज कॉल्ड इम्यूसिफिकेशन, ठीक है। इतना आसान है। इम्यूसिफिकेशन इस प्रोसेस को कहते हैं लार्ज फैट ग्लोबल्स को तोड़ने को, ठीक है। अब आता है गाल ब्लैडर, बहुत इंपॉर्टेंट है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर क्या करता है, ये बाइल जूस और बाइल सॉल्ट जो कि लेबर से निकल के आए हैं, इनको क्या करता है, इनको स्टोर करता है। स्टोर जरूरत है, स्टोरेज की तो जरूरत है। तो जो गाल ब्लैडर होता है, गाल में हाथ क्यों रख लिया मैंने, गाल ब्लैडर ना तो जो गाल ब्लैडर होता है, इट्स स्टोर बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट, ठीक है। बेसिकली इतना ही काम है। अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं, भाई 30 मिनट की वीडियो हो गई पर कोई बात नहीं, ओके। अब बेसिकली थोड़ी सी पेनक्रियाज भी आ जाते हैं, मतलब लेबर ही के पार्ट हैं ये सब, तो पेनक्रियाज भी हो जाता है। पेनक्रियाज क्या होता है, तो पेनक्रियाज क्या होता है, वो ट्रिप्सिन और लिपिस से बना होता है, ट्रिप्सिन और लिपिस से, ठीक है। पेनक्रियाज में ये होता है। तो ट्रिप्सिन और लिपिस क्या होते हैं ये देख लेते हैं। पेनक्रियाज तो ठीक है, ट्रिप्सिन और लिपिस को हमको पढ़ना है। तो ट्रिप्सिन क्या होते हैं, अभी हमने पैप्सिन पढ़ा था, ना, पैप्सिन और ट्रिप्सिन। तो जो भी हो, तो ट्रिप्सिन का भी क्या काम होता है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। पैप्सिन ट्रिप्सिन क्या था, कुछ ऐसे ही था, नहीं नहीं लिपिस, हाँ जो भी हो, मतलब कि अभी एक और काम था वो स्टमच में करता है और ये लिवर में करता है, ठीक है। दोनों का एक ही काम होता है, ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना काम होता है ट्रिप्सिन का, किसमें, लिवर में, ओके, ठीक है। तो ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, अमीनो एसिड प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करता है। अब लिपिड्स का क्या होता है, लिपिड्स का इट ब्रेक डाउन इम्यूसिफाइड फैट। इम्यूसिफाइड जो फैट था ना, देखो लार्ज फैट ग्लोबल जो होता है वो तो पहले इम्यूसिफाइड में मतलब कि वो मतलब उसको बदल देते हैं। अब इम्यूसिफाइड फैट को भी ये कौन, लिपिड्स ब्रेक डाउन कर देता है, बिल्कुल छोटा सा लिपिड्स जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है इम्यूसिफाइड फैट को, क्लियर। अब उसके बाद हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लें, जैसे कि फैट जो है वो फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे जो ओके, तो ऐसे जो 3 चीज़ें आगे हमने पढ़ी तो उनको भी हम पढ़ लेते हैं, ओके। मजाक बहुत हो गया, जल्दी जल्दी करते हैं हम। तो स्टार्च अभी हमने पढ़ा था, स्टार्च काय में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। फैट काय में कन्वर्ट होता है, तो वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, अभी हमने पढ़ा। और प्रोटीन अमीनो एसिड में अभी हमने पढ़ा। तो इतनी चीज़ें हमने जो है ना वो पढ़ ली हैं। अब थोड़ी और आगे चलते हैं, ठीक है। वापस हम स्मॉल इंटेस्टाइन में आए, उसमें एक विली टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो चलो उसको देखते हैं आप। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, दिल थाम के बैठिए, स्मॉल इंटेस्टाइन का विली टॉपिक आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही फाड़ू टॉपिक है, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, याद कर लेना, है ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। विली क्या होती है, विली एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, फिंगर ऐसे ऐसे मतलब कि ऐसे ऐसे उसमें बना रहता है, जिससे वो क्या करती है, वो एब्जॉर्प्शन मतलब कि स्पेस बढ़ाती है, एब्जॉर्प्शन का जो है ना वो स्पेस बढ़ाती है, ऐसे विली लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। तो देख दो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, विली लाइक प्रोजेक्शन नहीं, फिंगर लाइक, है ना, वही मैंने बताया था, अभी गलती हो गई थी। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इंटेस्टाइन के अंदर। दीज इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। विली आर सप्लाइड द फूड टू ब्लड वेसल्स, और विली क्या करता है, वो फूड को भी सप्लाई कर देता है ब्लड वेसल्स तक, ठीक है। विली का ये भी काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि वो फूड को ब्लड वेसल्स तक सप्लाई कर देता है। फिर ब्लड वेसल क्या होती है, देन दी ब्लड वेसल्स टेक द फूड टू ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। फिर वो सारी सेल्स जो ब्लड वेसल्स होती है वो फिर सारी सेल्स को, सारी मतलब कि जितनी भी कंपोनेंट्स होते हैं बॉडी की जहाँ जरूरत होती है तो वहाँ पहुँचा देती हैं, ठीक है। तो ये विली का लायक मतलब कि एक काम कह सकते हैं। तो हम विली को एक बार मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन, दीज इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, विली आर सप्लाइड द फूड टू ब्लड वेसल्स, देन द ब्लड वेसल्स टेक द फूड टू ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। तो इतना काम है, बहुत ही आसान है, जल्दी से याद कर लो। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, और वो दोस्तों
हमारा आखिरी टॉपिक होने वाला है लार्ज इंटेस्टाइन। बहुत ही आसान है, बहुत ही मस्त है, बहुत ही फाड़ू है। फिर उसके बाद हमारा जो आएगा वो बाद में हम पढ़ेंगे, मतलब कि न्यूट्रिशन के बाद कौन सा आता है, रेस्पिरेशन, है ना। हाँ, तो न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन अगली स्क्रीन में। तो दोस्तों अब देख लेते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन आ गई है घड़ी हमारे मिलने की अगली वीडियो में। पर लार्ज इंटेस्टाइन को देख लेते हैं। द अनएब्जॉर्ब्ड the unabsorbed the unabsorbed foods into long intestine, where its walls absorb more water from their material and the rest of material removed from the body via anus। ठीक है, तो ऐसी जो आपको देखना आपको मिलता होगा बॉडी के स्ट्रक्चर में ऐसे ठीक है। तो ऐसा जो आपको देखने को मिलता होगा वो होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, एकदम कुलिया जैसी घुमक्कड़ घुमक्कड़ कुलिया, यू शेप वाली कुलिया। तो वो क्या होती हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जहां पास जो भी बचा कुचा खाना होता है ना, तो उसमें जितना उसको मिलता है ना वाटर, वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो वो भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर मैसेज भी है दोस्तों के व्हाट्सएप में, ओके कोई बात नहीं। तो द अनअब्जॉर्ब्ड फूड सेंड टू लॉन्ग इंटेस्टाइन, तो जो भी अनअब्जॉर्ब, जो भी मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, उस अनअब्जॉर्ब्ड फूड को मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। जो उसकी वॉल्स होती, पतली पतली दीवारें होती हैं, वो जितना ज़्यादा हो सकती है उतना वाटर जो है वो एब्जॉर्व कर लेती हैं। ठीक है, फ्रॉम देयर मटेरियल, जो भी मटेरियल जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, उससे जितना भी पानी हो सकता है वो एब्जॉर्व कर लेती हैं, और बाकी जो मटेरियल होता है उसको रिमूव कर देती है वाया और एनएस से, मतलब कि ठीक है टॉयलेट पट्टी के द्वारा वो सब रिमूव कर दिया जाता है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन में वहाँ से कहानी खत्म हो जाती है, वहाँ से फिर चला जाता है हमारी पॉटी शीट में, ओके, और टॉयलेट में। ठीक है, तो वहाँ से हमारा जो खाना है वो निकल जाता है, जो भी ज़रूरत नहीं है वो सब निकल जाता है। तो दोस्तों बेसिकली हमारा न्यूट्रिशन जो टॉपिक है, न्यूट्रिशन टॉपिक जो है वो ख़त्म हो चुका है एकदम। हमने फाड़ू तरीके से बल्ले बल्ले करते हुए पूरा जो न्यूट्रिशन है वो पढ़ लिया है, और बहुत ही आसान था, बहुत ही बढ़िया। आप बिल्कुल नोट्स बनाते जाइए और लिख लीजिए आगे एजी स्टडी अतिशय जैन, और बढ़िया से उनको इतने बार पढ़ो, समझने के साथ साथ कि आपको एकदम रट जाए। दोस्तों अगर आपको ये वाली वीडियो हेल्पफुल होगी तो बिल्कुल दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।